नमस्कार बच्चों। आज हमने एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा है जिसमें बिहार बोर्ड में पूछे गए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसमें वही सारे क्वेश्चन रहेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो मैंने पहला चैप्टर लिया है वैद्युत रसायन और पहला सीरीज बना रहा हूँ। इस सीरीज में वैद्युत रसायन के 1 से 20 क्वेश्चन रहेंगे। इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव रहेंगे और साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन वैद्युत अपघट्ट पदार्थ नहीं है? इनमें से कौन वैद्युत अपघट्ट पदार्थ नहीं है? तो देखिए, वैद्युत अपघट्ट पदार्थ जो होता है वो होता है वैसा पदार्थ जो पानी में घुलने के बाद अपने आयन में टूट जाए। मतलब जैसे अगर जो NaCl है, अगर ये पानी में घुलेगा तो अपने Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, तो अपने आयन में टूट जाएगा। तो वैसा पदार्थ जो पानी में घुलने के बाद अपने आयन में टूट जाए वह वैद्युत अपघट्ट पदार्थ कहलाता है। तो वैद्युत अपघट्ट पदार्थ होगा, लवण होंगे, क्षार होगा और अम्ल होगा। लवण तो NaCl हो गया, क्षार हो गया NaOH, इसको भी अगर जो घोलेंगे तो ये Na प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। अगर जो कोई अम्ल लें, कोई अम्ल ले लें जैसे HCl, यह एक अम्ल है, तो ये अगर जो पानी में घुलेंगे तो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएंगे। तो जो अपने आयन में टूट जाते हैं वो कहलाते हैं वैद्युत अपघट्ट पदार्थ। तो देखिए, सोडियम क्लोराइड लवण है, ये भी टूट जाएंगे। अमोनियम नाइट्रेट भी टूट जाएगा। ये अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल, ये भी टूट जाएगा, लेकिन यूरिया नहीं टूट पाएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर है यूरिया। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का शून्य इलेक्ट्रोड विभव होता है। ये 2009 में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है हाइड्रोजन सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है इसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना जाता है। हाइड्रोजन परमाणु पर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। तो ये ऑप्शन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का शून्य इलेक्ट्रोड विभव होता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, और ये पूछा गया है 2009 में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यह क्वेश्चन है, अर्ध अभिक्रिया का मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव निम्न में है। तो यहाँ पे अर्ध अभिक्रिया दिया हुआ है, 2 अर्ध अभिक्रिया है। पहला है Zn से Zn प्लस बन रहा है और दूसरा है Fe से Fe प्लस बन रहा है। तो इसमें समझना होगा, देखिए 2 तरह का विभव होता है। एक होता है ऑक्सीकृत विभव, ऑक्सीकारक विभव, एक होता है अपचयन विभव। तो जब भी हम लोग विद्युत वाहक बल निकालते हैं तो हम लोग हमेशा लेते हैं अपचयन विभव। और अपचयन और ऑक्सीकरण क्या होता है एक बार समझ लेंगे। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा वहाँ पे होगा ऑक्सीकरण। जैसे Zn से Zn2 प्लस बन रहा है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो ये हो रहा है ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है? ये ऑक्सीकरण। लेकिन यदि अगर जो Cu2 प्लस है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो ये बन रहा है Cu सॉलिड, तो ये हो रहा है अपचयन। तो जब भी विद्युत वाहक बल निकालते हैं तो हम लोग लेते हैं अपचयन विभव लेते हैं, नहीं कि ऑक्सीकारक विभव। ये हमेशा याद रखिएगा। अब विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है EMF का फॉर्मूला होता है E कैथोड माइनस E एनोड। और कैथोड और एनोड में कौन सा विभव लेंगे?
तो हमेशा अपचयन विभव लेंगे। कौन सा विभव लेंगे? अपचयन विभव। अपचयन विभव में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉन जुटेगा। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा विभव दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए Zn से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, Zn बन रहा है, तो ये ऑक्सीकारक विभव दिया हुआ है। तो हम लोग ऑक्सीकारक विभव नहीं लेंगे। ऑक्सीकारक विभव को कैसे बदलते हैं अपचयन विभव में? अगर जो ऑक्सीकारक विभव प्लस में दिया हुआ है तो इसी को अगर जो हम माइनस कर देंगे तो ये रिडॉक्स बन जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा -0.76 वोल्ट। और यहाँ पे भी वही करेंगे, अगर जो माइनस लगा देंगे तो ये ऑक्सीकरण से अपचयन में बदल जाएगा 0.41 वोल्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं ईएमएफ बराबर, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीकारक विभव दिया हुआ है, हमको अपचयन विभव में निकालना होगा। तो ईएमएफ बराबर होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब देखिए कैथोड कौन होगा, एनोड कौन होगा? तो जो पूरा अभिक्रिया देखिए, ये पूरा अभिक्रिया दिया है, तो जो ऑक्सीकारक होगा वो होगा, जहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है वो होगा एनोड, और जहाँ पे अपकरण हो रहा है, अपचयन हो रहा है, वो होगा कैथोड। तो ऑक्सीकरण क्या होगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है वो ऑक्सीकरण होगा। तो जैसे देखिए Zn से Zn2+ बन रहा है तो ये ऑक्सीकरण होगा। और यहाँ Fe से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है तो ये होगा रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन एनोड बनेगा और रिडक्शन कैथोड बनेगा। तो यहाँ पे देखिए कि Fe वाला ये कैथोड बनेगा और Zn वाला एनोड बनेगा। तो यहाँ पे EMF बराबर हो जाएगा E कैथोड कौन बन रहा है? Fe वाला। तो क्या होगा कि Fe2+ से Fe बन रहा है माइनस एनोड क्या होगा? तो जिंक वाला। तो जिंक वाला क्या हो रहा है कि Zn से Zn2+ बन रहा है। ठीक है, अब इन दोनों का वैल्यू रखेंगे। अब वैल्यू कौन सा रखना है? दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल रखना है, अपचयन विभव रखना है। तो Fe का है कितना? -0.41 माइनस, फिर से माइनस, और एनोड का है 0.76 बराबर माइनस करेंगे तो 0.41 और माइनस माइनस प्लस होगा और यह आएगा 0.76। अगर जो इसका नेट वैल्यू निकालते हैं तो आएगा कितना? हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस करेंगे तो 6 में से 1 जाएगा 5 और 7 में से 4 जाएगा 3, तो यह आएगा +0.35 वोल्ट। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। समझ गए? ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इसमें ध्यान क्या देना है कि EMF बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब कैथोड का होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो अपचयन होगा और उसी को हम लोग कैथोड कहेंगे। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा और उसको बोलेंगे हम लोग एनोड। लेकिन जब भी हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेते हैं तो हमेशा अपचयन विभव लेंगे। अगर जो ऑक्सीकारक विभव दिया रहेगा तो उसमें माइनस सिंबल लगा देंगे तो अपचयन विभव हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फिर से देखिए क्वेश्चन फिर से वही आया है, ये 2009 में पूछा गया है। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले देखते हैं। देखिए ये Zn2+ से 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होकर Zn बन रहा है। तो ये क्या दिया हुआ है? यहाँ पे अपचयन विभव दिया हुआ है, ऑक्सीकारक नहीं दिया हुआ, अपचयन दिया हुआ है। यहाँ भी Cu2+ से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, तो यहाँ भी अपचयन दिया हुआ है। अब नेट अभिक्रिया क्या है? देखिए Zn से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn+ बन रहा है, तो ये हो रहा है ऑक्सीकारक। और Cu से 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होके Cu बन रहा है, तो ये हो रहा है रिडक्शन। तो ये बन जाएगा कैथोड और ये बन जाएगा एनोड। तो ई नोट या EMF दोनों का मान सेम होता है। ई नोट बराबर हो जाएगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड कौन बन गया? कैथोड बन गया हमारा Cu वाला। तो अभी यहाँ Cu का अपचयन विभव भी दिया हुआ है तो बदलना नहीं है, इसका डायरेक्ट मान रखेंगे। तो 0.76
3 4 माइनस, और फिर से माइनस दिया हुआ है 0.67 वोल्ट। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.34 वोल्ट और प्लस ये हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.76 वोल्ट। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 6 4 10 और 3 और 10 और 1 11, तो ये आ जाएगा 1.10 वोल्ट। देखिए 1.10 वोल्ट, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये फार्मूला याद रखना है कि ईएमएफ और ई नोट दोनों का फार्मूला सेम होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड किसको मानेंगे, एनोड किसको मानेंगे, समझ गए। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसको कैथोड मानेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उसको एनोड मानेंगे। और जब भी में हम लोग ई कैथोड और ई एनोड का वैल्यू लेंगे तो अपचयन लेंगे, नहीं कि ऑक्सीकारक हो। अपचयन किसको कहेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। जैसे देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो ये अपचयन विभव दिया हुआ है। अगर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता तो वो ऑक्सीकारक विभव होता। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। इलेक्ट्रोड विभव किस पे निर्भर नहीं करता है, तो देखिए इलेक्ट्रोड विभव धातु की प्रकृति पे निर्भर करता है, विलयन में उपस्थित आयन पे भी निर्भर करता है, और ताप पर भी निर्भर करता है, लेकिन दाब पर निर्भर नहीं करता है। तो इसलिए आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड का विभव इलेक्ट्रोड के धातु पर निर्भर करता है, विलयन में उपस्थित आयन पर निर्भर करता है, और ताप पर निर्भर करता है, लेकिन दाब पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। पहला क्वेश्चन था निर्भर नहीं करता है, अब क्वेश्चन निर्भर करता है। तो देखिए ये 2019 और 2018 में पूछा है। तो किस किस पर निर्भर करता है, धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, विलयन के मोलारिता पर भी करता है, विलयन के ताप पर भी करता है। तो ये तीनों पर करता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CuSO4 को एल्युमिनियम के बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि। ये देखिए 2019 और 2018 में पूछा गया है। तो इसका Cu अपचायित हो जाता है, Cu प्लस अपचायित होता है, तो इसका सही आंसर होगा बी। 7 का सही आंसर होगा बी। एल्युमिनियम क्या होता है कि कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है। एल्युमिनियम क्या होता है, कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। इसलिए एल्युमिनियम क्या करता है कि Cu2+ को अपचायित कर देता है, इसलिए CuSO4 को एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सेक्शन ए था, अब सेक्शन बी में आ गया वैद्युत अपघट्ट एवं धातु संक्षारण पे। तो 8वां क्वेश्चन है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर H+ आयन किससे पहले अपचायित होता है। तो देखिए H+ आयन को कौन अपचायित करेगा, अगर जो क्रियाशीलता श्रेणी देखेंगे तो उसमें हाइड्रोजन के ऊपर जो भी धातु रहेगा वो H+ को अपचायित करेगा, और हाइड्रोजन से नीचे रहेगा वो H+ को अपचायित नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन से नीचे है, ये हाइड्रोजन से नीचे है, लेकिन ये जो धातु है ये हाइड्रोजन के ऊपर है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा, जिंक। जिंक क्या करेगा कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे H+ आयन को सबसे पहले अपचायित करेगा, बाकी लोग अपचायित नहीं करेगा। तो अगला क्वेश्चन है, अब देखिए बहुत सरल सा क्वेश्चन पूछा है 2008 में कि जलीय NOH का विद्युत अपघटन पर कौन से आयन एनोड पे जाएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर जो किसी भी हम वैद्युत अपघट को यहाँ पे हम करेंगे, वैद्युत अपघटन करेंगे, तो यहाँ पे एक एनोड ले लेते हैं प्लस, और यहाँ पे कैथोड ले लेते हैं माइनस। इसमें क्या है, NOH है, तो NOH है, NOOH है, तो ये टूटेगा Na+ में और OH माइनस में। तो माइनस वाला आयन होगा वो जाएगा एनोड पे, और प्लस वाला जो आयन होगा वो जाएगा कैथोड पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कह रहा है कि NOH के विद्युत अपघटन में कौन सा आयन एनोड पे जाएगा, तो माइनस वाला एनोड पे जाएगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा OH- बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन है वो है विद्युत रासायनिक श्रेणी पे।
तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी को हम लोग पढ़ते हैं पहले, उसके बाद उस पर क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखो वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? वह श्रेणी जिसमें तत्व या उनके आयन तो उनके अपचयन विभव के क्रम में सजाया जाता है, चाहे बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। कोई भी तत्व है तो उसका अपचयन विभव को बढ़ते या घटते क्रम में सजाएंगे तो उसी को बोलते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी बोलते हैं। ठीक है। और हर धातु या तत्व अपचयन विभव होता है, हर धातु या तत्व के पास अपचयन विभव होता है। वह यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन कितना ग्रहण कर रहा है। अगर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम है तो उसका अपचयन विभव कम होगा। जिसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक है उसका अपचयन विभव क्या होगा? अधिक होगा। जिसका अपचयन विभव अधिक धनात्मक होगा वो ऑक्सीकारक होगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जिसका अपचयन विभव धनात्मक होगा वो क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा। इसमें बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जिसका अपचयन विभव धनात्मक होगा वो क्या होगा? ऑक्सीकारक। और जिसका अपचयन विभव ऋणात्मक होगा वह अपचायक होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा तभी क्वेश्चन बन पाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा। अगर जो ऊपर में जो है वो वैद्युत अपचयन क्या दिया हुआ है? नेगेटिव, और नीचे में जाइएगा तो क्या है? पॉजिटिव। नीचे में जाइएगा तो क्या है? पॉजिटिव है। तो अगर जो हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो अपचयन विभव बढ़ता है। अपचयन विभव क्या होता है? बढ़ता है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट है कि जिसका अपचयन विभव कम होता है सबसे अधिक अपचायक माना जाता है। अगर जो जिसका अपचयन विभव ऋणात्मक में होगा तो वो सबसे अच्छा अपचायक माना जाएगा। ठीक है। और दूसरा बात है कि वो अधिक सक्रिय होगा। वह तत्व क्या होगा? अधिक सक्रिय होगा। ध्यान दीजिएगा, जिसका अपचायक विभव जितना नेगेटिव होगा वो अच्छा अपचायक माना जाएगा, और दूसरी बात वो अच्छा सक्रिय तत्व माना जाएगा। ठीक है। जैसे जैसे अपचायक विभव बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसका अपचायक शक्ति क्या होगा? कमेगा, और सक्रियता भी क्या होगा? कम होगा। जैसे में नीचे दिया हुआ है, कम सक्रिय है और कम सक्रिय है। ठीक है। अब एक चीज देखिएगा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? तो वो जीरो होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है। हाइड्रोजन के नीचे जाएंगे तो वो सारे का क्या होता है? पॉजिटिव। अपचयन विभव क्या होगा? पॉजिटिव। हाइड्रोजन से ऊपर का अपचयन विभव क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो वह अच्छा अपचायक माने जाएंगे, वो बहुत सक्रिय तत्व माने जाएंगे। लेकिन हाइड्रोजन से नीचे जाएंगे तो क्या होगा कि उनका सक्रियता कमेगा, उनका अपचयन विभव भी बढ़ेगा, लेकिन अपचायक क्या होगा? कमेगा। अपचायक क्या होगा? कमेगा। एक चीज और देखिएगा, बड़ा गौर कीजिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछता है। देखिए, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। अगर जो हम कोई विलयन ले रहे हैं, मान के चलिए कि हम इसमें ले रहे हैं CuSO4 और इसमें हम Zn डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? Zn। तो जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। कॉपर से क्या है? अधिक क्रियाशील है। तो यहाँ क्या करेगा कि कॉपर को बाहर कर देगा और Zn खुद आन के ZnSO4 बन जाएगा। तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। तो हाइड्रोजन पे क्वेश्चन बनता है। तो हाइड्रोजन से ऊपर जो भी तत्व है, धातु है, वो हाइड्रोजन को क्या करेगा? विलयन से विस्थापित कर देगा। लेकिन हाइड्रोजन के नीचे जो है जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक है। श्रृंखला के मुख्य गुण, तो श्रृंखला के मुख्य गुण देखिएगा कि अपचायक शक्ति का क्रम ऊपर से नीचे जाते हुए अपचायक शक्ति बढ़ता है। अगर जो ऊपर है तो उसका अपचायक शक्ति क्या होगा? कम है, और नीचे जाने पे अपचायक शक्ति क्या होगा? बढ़ेगा, सॉरी घटेगा। सबसे ऊपर वाला जो तत्व है उसका अपचायक शक्ति अधिक है और नीचे वाला का अपचायक शक्ति कम है। जैसे Li सबसे मजबूत अपचायक है और सबसे नीचे क्या था? सोना, तो सबसे कमजोर अपचायक है। दूसरा पॉइंट है ऑक्सीकारक शक्ति का क्रम नीचे से ऊपर जाते हुए ऑक्सीकारक शक्ति बढ़ता है। अगर जो नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीकारक शक्ति बढ़ेगा, मतलब सबसे नीचे वाला का ऑक्सीकारक शक्ति कम रहेगा और ऊपर वाला का ऑक्सीकारक शक्ति अधिक रहेगा। जैसे में दिया हुआ है गोल्ड का ऑक्सीकारक शक्ति अधिक होगा, लेकिन Li का ऑक्सीकारक शक्ति कम होगा क्योंकि Li ऊपर है। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं
H+ से H2 में बदल सकती है, क्योंकि उसका विभव ऋणात्मक होता है। तो जिसका विभव ऋणात्मक होता है वो H+ आयन को H2 में बदल सकता है, या किसी विलयन से H+ को बाहर कर सकता है। हाइड्रोजन से नीचे की धातुएं H+ को नहीं हटा सकती है, ठीक है। जैसे में Cu हो गया, Ag हो गया, Au हो गया, ठीक है। श्रृंखला के उपयोग। श्रृंखला का उपयोग है धातु की क्रियाशीलता ज्ञात करने में। अगर जो ऊपर की धातु है तो अधिक क्रियाशील है और नीचे की धातु है तो कम है, जैसे Li सबसे अधिक होगा और सोना सबसे कम क्रियाशील होगा। दूसरा है अपचायक और ऑक्सीकारक पहचानने में, ठीक है। अगर जो ऊपर की धातु है तो कम अपचायक होगा लेकिन अच्छा ऑक्सीकारक होगा। ध्यान दीजिएगा, जो सबसे टॉप मोस्ट में Li था तो ये अपचायक कम होगा लेकिन ऑक्सीकारक अधिक होगा। लेकिन नीचे में था Au, तो ये अच्छा अपचायक है लेकिन ऑक्सीकारक अच्छा नहीं है। तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने में। अगर जो दो धातुओं को अंतर हो जाए, इलेक्ट्रोड विभव का अंतर हो जाए तो उससे विद्युत उत्पन्न होता है, जैसे जिंक और कॉपर के। डैनियल सेल में हम लोग यूज करते हैं जिंक और कॉपर का। चौथा है जंग लगने में। जंग लगने से क्या होता है, जंग लगने से किसी धातु को हम लोग बचाते हैं। जैसे लोहा में जंग लग जाता है, तो लोहा में अगर जो जिंक का हम कोटिंग कर देंगे तो उसको जंग लगने से बचाएंगे। ये कोटिंग कैसे होता है, तो वैद्युत अपघटन से होता है। कौन से क्रिया से होता है, तो वैद्युत अपघटन से होता है। पांचवा उपयोग है धातुओं का निष्कर्षण में। तो धातुओं के निष्कर्षण में वैद्युत श्रेणी से ही पता चलता है कि कौन सा धातु का किससे निष्कर्षण होगा और किससे निष्कर्षण नहीं होगा। चलिए, अब जो भी थ्योरी पढ़े उसके आधार पे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्या पढ़े हम लोग, जिसका वैद्युत अपचयन विभव ऋणात्मक होगा वो अच्छा अपचायक माना जाएगा, ठीक है। तो टाइम बहुत अधिक हो गया है, तो अगला सीरीज जो बनाएंगे वो अगले वीडियो में बनाते हैं। सारा थ्योरी पढ़ा दिया गया है, अब 1 से 20 तक के क्वेश्चन उसी से आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।